नमस्कार, मैं डॉक्टर श्रद्धा वशिष्ठ आपका सबकी शिक्षा में बेहद स्वागत करती हूँ। केंद्रीय विद्यालय दाखिला शैक्षिक सत्र 2022-23 की वीडियोस मैंने आपके लिए लाना शुरू कर दिया है और साथ ही शुरुआत हो गई है उस सिलसिले की जिसमें आप मुझसे करते हैं ढेर सारे सवाल। जी हाँ, आपके आए हैं हजारों में सवाल और आपके हजारों सवालों के जवाब लिख कर दे पाना मेरे लिए संभव नहीं होता। इसीलिए आपके सभी सवाल पढ़ती हूँ और आपके सवालों के जवाब पर आधारित वीडियो लेकर आती हूँ। और आज की वीडियो में भी मैं आपके 10 सवालों का जवाब देने जा रही हूँ और ज्यादातर सवाल इन्हीं 10 सवालों के आसपास पूछे गए हैं, इन्हीं 10 सवालों से जुड़े हैं। इसीलिए इस वीडियो को जरूर देखिएगा और जितने भी सवाल और जवाबों से संबंधित वीडियोस आने वाले समय में आएंगी आप उन्हें जरूर देखिएगा। यकीन मानिए, केंद्रीय विद्यालय दाखिला से संबंधित जानकारी प्राप्त करने का सबसे बढ़िया तरीका है कि लोगों के सवाल और हमारे जवाब इन्हें सुनिए। आपके सवालों का जवाब भी आपको वीडियो सुनते सुनते मिल ही जाएगा। तो सबसे पहला सवाल, 2022-23 के फॉर्म कब निकलेंगे? तो रूपोश्री भट्टाचार्य जी पूछ रही हैं। तो मैंने इस पर एक वीडियो भी बनाई है, मैं फिर से आपको बता देती हूँ कि मार्च के महीने में कक्षा पहली के फॉर्म निकल जाएंगे 2022 में और 2022 अप्रैल में दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी, सातवीं, आठवीं, 9वीं, 10वीं और 12वीं के फॉर्म भी निकल जाएंगे ऑफलाइन माध्यम से और कक्षा 11वीं के फॉर्म कक्षा 10वीं के रिजल्ट के बाद निकलेंगे। आज का दूसरा सवाल, ये रीना जी ये सवाल पूछ रही हैं। वह सवाल ये कर रही हैं कि मेरे बच्चे EWS कैटेगरी के तहत पढ़ रहे हैं तो क्या अगले साल मैं केंद्रीय विद्यालय के फॉर्म भर सकती हूँ? तो मैं आप सभी को कहना चाहती हूँ, क्योंकि यह सवाल ऐसा सवाल बहुत से लोग पूछते हैं कि हमारा जो बच्चा है वह EWS कैटेगरी में है, क्या वह केंद्रीय विद्यालय में दाखिला प्राप्त कर सकता है? कई लोग पूछते हैं कि हमारा बच्चा स्टेट बोर्ड के तहत पढ़ रहा है तो क्या वह केंद्रीय विद्यालय में जा सकता है? बहुत से लोग इसी संबंध में सवाल पूछते हैं कि इस प्रकार के स्कूल में है या उस प्रकार के स्कूल में है, आप केंद्रीय विद्यालय में दाखिला ले सकता है? तो आपका बच्चा भारतवर्ष के किसी भी स्कूल में पढ़ रहा है, वह भारतीय नागरिक है, वह दाखिला केंद्रीय विद्यालय में लेने के लिए उसका आप फॉर्म भर सकते हैं। जी हाँ, आप उस बच्चे का फॉर्म भर सकते हैं, चाहे आपका बच्चा किसी भी कैटेगरी से किसी भी स्कूल में पढ़ रहा है, चाहे वह EWS कैटेगरी में आता है और वह केंद्रीय विद्यालय में जाना चाहता है, आप ट्राई कर सकते हैं। आपका बच्चा स्टेट बोर्ड के किसी स्कूल में है, आप बच्चे के लिए केंद्रीय विद्यालय में अप्लाई करना चाहते हैं, आप कर सकते हैं, या फिर किसी भी और प्रकार के स्कूल में है, आप केंद्रीय विद्यालय में जा सकते हैं। और अगला सवाल, यह सवाल भी मुझसे बहुत 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 ज़्यादा पूछा जाता है। और देखिए, मैं आपको उम्र के आंकलन कौन सी तारीख को होता है मैं वह बता देती हूँ, किस प्रकार से होता है इस सवाल के जवाब के माध्यम से बता दूंगी। लेकिन इस प्रकार के सवालों का जवाब दे पाना मेरे लिए संभव नहीं होता। जब लोग मुझसे पूछते हैं कि हमारे बच्चे की डेट ऑफ बर्थ है, आप बताइए हमारा बच्चा कौन सी क्लास के लिए एप्लीकेबल है, मेरे लिए बहुत मुश्किल होगा। आप सोचिए, 2 लाख से ज़्यादा लोगों का परिवार है और अगर 20,000 लोग भी पूछ के 10% लोगों ने भी ये सवाल पूछा तो मेरे लिए कितना मुश्किल होगा कैलकुलेट करना। तो मैं आपको उदाहरण के तौर पर बता देती हूँ, आपको हिसाब खुद लगाना है अपने बच्चों की उम्र का घर बैठे। अगर आपको कंफ्यूजन है, आप किसी पास पड़ोसी की, किसी रिश्तेदार की मदद ले सकते हैं। और किस तरीके से आप आंकलन लगाना है मैं आपको इस सवाल के जवाब में बता देती हूँ। देखिए, इन्होंने पूछा है मेरा बच्चा 2015-18 अगस्त को पहली कक्षा में 2015-18 अगस्त को बॉर्न है और वह पहली कक्षा में पढ़ रहा है, तो मैं मार्च में कौन सी कक्षा के फॉर्म भर सकती हूँ? अब हिसाब लगाते हैं। 31 मार्च पर रखकर हमने उम्र का आंकलन करना होता है और 1 अप्रैल के बच्चों को भी छूट दी जाती है, तो हम 31 मार्च पर रखकर ही आंकलन करेंगे। और 18 अगस्त है, 18 अगस्त से 2016 18 अगस्त को बच्चा 1 साल का होगा, लेकिन मार्च 2016 में वह कुछ महीनों का होगा तो साल का भी नहीं होगा। तो इसका मतलब है 2017 मार्च में बच्चा 1 साल का होगा, 2018 मार्च में बच्चा 2 साल का होगा और 2019 मार्च में 3 साल का होगा, 2020 मार्च में 4 साल का होगा, 2021 मार्च में बच्चा 5 साल का होगा और 2022 मार्च में बच्चा 6 साल का होगा। तो 2022 मार्च में आपका बच्चा 6 साल का है, आपका बच्चा ऑलरेडी कक्षा पहली में पढ़ रहा है, तो आप कक्षा दूसरी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और अगर आपको ऐसा लगा कि कक्षा पहली में बच्चे की पढ़ाई ढंग से नहीं हो पाई ऑनलाइन माध्यम से और अगर हो सकता है अगले साल स्कूल शुरू हो गए हो प्रॉपर और आपको लगता है कि आपका बच्चा
कक्षा पहली से स्कूल से पढ़ाई करेगा तो ज़्यादा बेहतर करेगा, तो आप कक्षा पहली के ऑनलाइन फॉर्म भी भर सकते हैं। तो आपका बच्चा कक्षा पहली के लिए भी एलिजिबल होगा, कक्षा दूसरी के लिए भी एलिजिबल होगा। और बहुत से लोग ये सवाल भी पूछते हैं कि हम पहली और दूसरी दोनों के फॉर्म भर सकते हैं। जी हाँ, भर सकते हैं। पहली के ऑनलाइन फॉर्म आते हैं, दूसरी के ऑफलाइन फॉर्म आ सकते हैं, हम दोनों के फॉर्म भर सकते हैं। तो आपको इस सवाल का जवाब मिल गया होगा। और ऐसे जो भी सवाल है आप उम्र का आंकलन करें, मुश्किल नहीं है उम्र का आंकलन करना। अब जी भुवन जी ने सवाल पूछा है कि 1 साल के गैप के बाद क्या क्लास 11th में एडमिशन हो सकता है कि नहीं। केंद्र विद्यालय संगठन के दिशा निर्देशों के अनुसार कक्षा 11वीं और कक्षा 12वीं में जो गैप या जिन लोगों का होता है, जिन स्टूडेंट्स का होता है, उन्हें एडमिशन नहीं मिल सकता। अगला सवाल पूजा जी पूछ रही है, बीपीएल कार्ड वाले एडमिशन ले सकते हैं क्या, कब एडमिशन डेट आएगी मैम। जी बिल्कुल ले सकते हैं। आप किसी भी कैटेगरी के तहत आते हैं, आप एडमिशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और अगर आप किसी कैटेगरी के तहत नहीं भी आते, आप सामान्य श्रेणी के या जनरल कैटेगरी के, तब भी आप अप्लाई कर सकते हैं। आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। और कब तक एडमिशन डेट आएगी, इस सवाल का जवाब मैं ऑलरेडी आपको दे चुकी हूँ। फिर से बता देती हूँ, मार्च में कक्षा पहली के ऑनलाइन फॉर्म, दूसरी, तीसरी, चौथी, 5वीं, 6ठी, 7वीं, 8वीं, 9वीं, 10वीं और 12वीं के और ऑफलाइन फॉर्म निकलेंगे अप्रैल में। और कक्षा 11वीं के ऑफलाइन फॉर्म निकल जाएंगे कक्षा 10वीं के रिजल्ट के बाद। आज का अगला सवाल, एडमिशन ऑनलाइन होंगे या ऑफलाइन होंगे और जनरल कैटेगरी में कैसे करवाने हैं, प्लीज़ हमें बताइए। कक्षा पहली के जो दाखिले होंगे वह ऑनलाइन माध्यम से होंगे, उसके अलावा सभी कक्षाओं के दाखिले ऑफलाइन माध्यम से होंगे। और जनरल कैटेगरी का दाखिला प्रक्रिया भी वही है जो बाकी सबका है। सभी के लिए एक स्टैंडर्ड फॉर्म आएंगे, आपको फॉर्म भरना है। आप जिस भी कैटेगरी के होंगे उसका टिक करते चले जाएंगे और उसके सर्टिफिकेट से संबंधित जानकारी भरते चले जाएंगे। तो किसी के लिए अलग फॉर्म नहीं आएंगे कि आरटीई के लिए अलग फॉर्म आ रहे हैं, सिंगल गर्ल चाइल्ड के अलग आ रहे हैं, ये जनरल कैटेगरी के अलग आ रहे हैं। जी नहीं, सभी के लिए एक फॉर्म है। आज का अगला सवाल यह जॉनी जी ने पूछा है, जिनके बच्चे का नाम है रुद्रपाल। और वे कह रहे हैं कि वह शायद ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर कैटेगरी में आते हैं और वे ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के तहत भी आते हैं। तो क्या वे ओबीसी कैटेगरी वाले ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के तहत फॉर्म भर सकते हैं? जी बिल्कुल भर सकते हैं। जब फॉर्म आप भरेंगे तो आप ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर भी भर दीजिएगा और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी भी भर दीजिएगा। आप जिन जिन कैटेगरीज में आते हैं उन सभी कैटेगरीज पे आप टिक कर सकते हैं। आप मेरे बात का, मैं एक बार फिर से अपनी बात का आपको मतलब समझाने की कोशिश करती हूँ। लोगों में कंफ्यूजन होती है केंद्रीय विद्यालय दाखिला से संबंधित कि वह एक ही कैटेगरी के तहत फॉर्म भर सकते हैं। ऐसा नहीं है। आप जितनी भी कैटेगरी में आते हैं, उदाहरण के तौर पर कोई माता पिता है जो ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर कैटेगरी में आते हैं, वह उसे टिक कर देंगे। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के तहत भी आते हैं, उसे भी टिक कर देंगे। उनकी इकलौती कन्या संतान है, सिंगल गर्ल चाइल्ड कैटेगरी के तहत आती है, तो उसे भी टिक कर देंगे। तो अब जितनी कैटेगरीज में आते हैं उन्हें उतनी कैटेगरीज को आप टिक करें। ऐसा नहीं है कि केंद्रीय विद्यालय में दाखिले के लिए एक ही कैटेगरी को टिक करना होता है। आज का अगला सवाल, 3 बच्चों का एडमिशन हो सकता है? जी हाँ, बिल्कुल हो सकता है। लेकिन जब आरटीई के बेनिफिट्स की बात करते हैं तो आरटीई यानी शिक्षा के अधिकार यानी राइट टू एजुकेशन, तो 2 बच्चों को ही मिलता है। लेकिन आप दाखिला कितने भी बच्चों का करवा सकते हैं। ऐसा कोई नियम नहीं है कि 2 बच्चों का ही दाखिला हो सकता है। सिर्फ आरटीई कैटेगरी के तहत जिन आपके बच्चों को लाभ हो सकता है, केवल 2 बच्चों को ही लाभ हो सकता है। अब अक्षत तमराकर गेमिंग, ओके, केवी जबलपुर के फॉर्म कब निकलेंगे क्लास 5 के? तो देखिए, पूरे देश में फॉर्म निकलने और फॉर्म की लास्ट डे भरने का जो डेट होती है वह एक ही होती है, सेम होती है। तो क्लास 5th के फॉर्म भी अप्रैल के महीने में निकलेंगे। क्या एग्जैक्ट डेट होगी वह मैं अभी नहीं बता सकती। वह केंद्रीय विद्यालय संगठन जब इस संबंध में नोटिफिकेशन जारी करेगा तो तभी पता चलेगा। लेकिन निकलेंगे अप्रैल 2022 में ही क्लास 5th के केवी के फॉर्म। और यह लास्ट सवाल है आज का, क्योंकि ये 10वां सवाल है। एमपी कोटा में कैसे होगा? देखिए, एमपी कोटा में करने का एक बस बड़ा आसान तरीका होता है। तरीका तो बड़ा आसान है, लेकिन एमपी जी से उनके कूपन में नाम भरवा कर स्कूल तक पहुंचाना थोड़ा सा मुश्किल वो मुश्किल होता है। आपको अपने एरिया के एमपी जी से मिलना है। वो आपके ही एरिया के होने चाहिए। आप पड़ोसी एरिया के एमपी जी से नहीं मिल सकते, क्योंकि प्रत्येक माननीय सांसद केवल अपने निर्वाचन क्षेत्र के ही बच्चों को मनोनीत कर सकते हैं। ऐसा लिखा है केंद्रीय विद्यालय संगठन के दिशा निर्देशों में।
तो आपके जो भी एरिया के एमपीजी आप उनसे मिलेंगे, उनसे बात करेंगे, आप उन्हें कन्विंस करेंगे कि आपके बच्चे का उन्हें 10-10 कूपन मिलते हैं, वह उसमें उनके आपके बच्चे का नाम लिखकर भेजते हैं। प्रक्रिया ये होती है कि पूरे देश के जितने भी सांसद होते हैं, चाहे वो लोकसभा के हैं चाहे वे राज्यसभा के हैं, उन्हें 10-10 कूपन मिलते हैं हर सांसद को, और वह अपने निर्वाचन क्षेत्र के बच्चों का केंद्रीय विद्यालय दाखिले में मदद कर सकते हैं। तो उन्हें कूपन मिलते हैं केंद्रीय विद्यालय संगठन के द्वारा। फिर वह उन 10 कूपन में बच्चों का नाम, उनकी एज, उनकी क्लास, फादर्स नेम, एड्रेस, ऐसे करके कुछ जो परफॉर्मा होता है वह भेज देते हैं। और जब स्कूल को मिलता है, स्कूल चेक करता है कि बच्चे की डेट वेट बाकी सब चीज़ें ठीक है, हाँ ठीक है, बच्चों को एडमिशन मिल जाता है। तो ये एक तरीका होता है, ये एक काइंड ऑफ रिजर्वेशन होता है जिसमें अधिकार दिया जाता है उस एरिया के एमपीजी को बच्चों के दाखिले में मदद करवाने का। तो आपको अपने एमपीजी से मिलना होगा, वह आपको उनसे बात करनी होगी, कन्विंस करना होगा कि एमपी कोटा के तहत वह आपके बच्चे के दाखिले में मदद करें। हालांकि लोग मुझसे पूछते हैं कि एमपी कोटा के फॉर्म कब निकलेंगे, बहुत से लोग पूछते हैं मैम ये तो बहुत पहले निकल जाते हैं। जी नहीं, जब केंद्रीय विद्यालय संगठन फॉर्म्स की जानकारी देता है कि हाँ ऑनलाइन फॉर्म इस तारीख से आ रहे हैं, तभी केंद्रीय विद्यालय संगठन एमपी जितने भी एमपी हैं उन्हें फॉर्म इशू करते हैं, क्योंकि हर कूपन नंबर, हर अलग कूपन नंबर होता है हर जो सांसद जी को मिलता है। तो ऐसा नहीं है कि 2022 के दाखिलों का 2021 में मिलना शुरू हो गया, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। 2022 का 2022 में ही मिलेगा एमपीजी को, मार्च के महीने में, फरवरी के महीने में, मतलब या अप्रैल के महीने में ऐसे मिल जाएगा। तो आपको तब का इंतजार नहीं करना, आपको अभी से चक्कर लगाने शुरू कर देने हैं, अभी से उनसे बार बार मिलना शुरू करना है कि अगले साल आप मेरे बच्चे का नाम करिए, अगले साल मेरे बच्चे का नाम करिए। जितना आप मिलेंगे, जितना आप उन्हें कन्विंस करेंगे, आपके बच्चे का नाम वह लिखकर भेज देंगे। और बहुत से लोग हमें कहते हैं कि एमपीजी हमें कुछ समय तो बोल देते हैं हाँ जी हाँ जी हाँ जी भेज देंगे, लेकिन बाद में नहीं भेजते हैं। तो देखिए ये सब तो चलता रहता है, मैं क्या बोलूँ, बहुत से बार ऐसा होता है कि हमें भी, हम आम जिंदगी में भी कोई हमें बोलता है हम आपका काम कर देंगे और फिर बाद में करता नहीं। ये सब चीज़ें चलती रहती हैं, इन बातों का बुरा नहीं मनाना, आप अपने कर्म करिए। और मैं वही कहूँगी जो बात श्री कृष्ण ने गीता में कही थी, आप कर्म करिए, फल की चिंता मत करिए, आप मेहनत ज़रूर करिए, बाकी जो ऊपर वाला करेगा अच्छा ही करेगा। तो उम्मीद करती हूँ आपके इन सवालों के जवाब जो मैंने आपको दिए हैं, आपको केंद्रीय विद्यालय दाखिला संबंधित जानकारी आपकी थोड़ी और पक्की हुई होगी। आने वाले समय में ढेर सारी और वीडियोस आपके लिए लेकर आने वाली हूँ। आप प्लीज़ सबकी शिक्षा को देखते रहिए। सब्सक्राइब बटन के साथ बेल आइकन ज़रूर आप प्रेस करिएगा, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है लोग बोलते हैं हमें वीडियोज़ नहीं मिल रही, अभी लास्ट डेट निकल जाती है तब वीडियो मिलती है। वजह सिर्फ ये होती है कि बेल आइकन प्रेस नहीं होता है। तो उम्मीद करती हूँ ये जो वीडियो थोड़ी लंबी थी, लेकिन इस लंबी वीडियो से आपको फ़ायदा हुआ होगा। अब मुझे डॉक्टर श्रद्धा वशिष्ठ को इजाज़त दीजिए। नमस्कार।